नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आपको कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल नहीं हैं उनको कंपाउंडेबल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल लॉ की, जहाँ पर कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल दो तरह के अपराधों का जिक्र मिलता है। अगर हम हमारे जो प्रोसीजर कानून है, जिसको हम पहले सीआरपीसी कहते थे, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानते हैं, उसमें देखें तो उसमें दो तरह के अपराधों का जिक्र मिलता है, एक कंपाउंडेबल, एक नॉन कंपाउंडेबल। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि कंपाउंडेबल का मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, कंपाउंडेबल का मतलब होता है ऐसे अपराध जिसमें कि आप बाहरी समझौता कर सकते हैं, कोर्ट में समझौता कर सकते हैं और आपके समझौता करते ही मामला खत्म कर दिया जाता है, उसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं रह जाता। ऐसे अपराधों को कंपाउंडेबल कहा जाता है। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ऐसे अपराध जिसमें आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, आप करेंगे भी तब भी उसको नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि आप पीड़ित हैं, आपने ही एफआईआर लिखवाई है, आप जज के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरा इससे समझौता हो गया है, मामला खत्म कर दो। जज खत्म नहीं करेगा अगर वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो। ठीक है, ऐसे अपराध जो साधारण अपराध समझे जाते हैं, जिसमें साल, 2 साल, 3 साल तक की सजा है, जिन्हें इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता, इनको कंपाउंडेबल ऑफेंस घोषित किया गया है। और ऐसे अपराध जो बहुत गंभीर अपराध माने जाते हैं, जिनके होने से समाज में एक गंदा असर पड़ता है, ठीक है, और समाज में भय का माहौल व्याप्त होता है, इनको नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आप चाहे कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, नॉर्मली आप समझौता नहीं कर सकते। ठीक है, आप जज से नहीं कह सकते कि हमारा समझौता हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आप मामले को ख़त्म कर दें। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें न्यायपालिका का मानना है और हमारे जो कानून बनाने वाले लोग थे, जिन्होंने लॉ बनाया, इनका मानना है कि गंभीर अपराधों में समझौता नहीं होना चाहिए, वरना इससे समाज में गलत असर पड़ेगा और गलत मैसेज जाएगा। ऐसी बात है। तो ऐसे मामले जिसमें समझौता हो सकता है उनको कंपाउंडेबल ऑफेंस कहा जाता है। अगर आपने किसी से मारा पीटी की कोई शिकायत हुई है, ठीक है, हालांकि जो हमारा सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, इसमें एक लिस्ट दे के रखी है। उस लिस्ट को आप देखेंगे तो उसमें आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं कंपाउंडेबल हैं वो लिखा हुआ है। कई लोगों के मन में होगा सवाल, सर कौन से अपराध कंपाउंडेबल है, कौन से नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? ये इसी तरीके से मालूम पड़ेगा। जो अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हैं। हालांकि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो वकील तो है नहीं, किताबें तो होंगी नहीं, किताबें अगर हो तो आप देख सकते हैं। एक लिस्ट दे के रखी है, सीआरपीसी में भी दी हुई थी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी दे के रखी है, और उनमें धाराएं लिखी हैं कि कौन कौन सी धाराएं जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 420, आपने सुना होगा कई बार 420, जब कोई छल कपट करता है तो 420 लगती है, तो ये कंपाउंडेबल धारा है। मतलब कि इसमें समझौता संभव है। अगर इसमें दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है और पीड़ित पक्ष ये कह देता है कि हमारा समझौता हो चुका है, मामला ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे मामलों को कोर्ट ख़त्म कर देती है। कंपाउंडेबल मामलों में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। अगर ख़त्म करवाना है तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन दे दें, उसमें सारी कुछ बातें लिख दें और जज को दे दें, जज मामले को वहीं पर ख़त्म कर देगा। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल मामलों में ऐसा नहीं होता। नॉन कंपाउंडेबल मामलों में दोस्तों, जब कोर्ट के अंदर आपका केस चलता है और केस चलने के बाद कोर्ट के अंदर जब केस आगे बढ़ता है, बयान होते हैं, जो कुछ भी होता है, उस दौरान अगर दोनों पार्टियां मिल जाती हैं तो उसमें आप कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि हम दोनों में समझौता हो गया, मामला ख़त्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूँ तो इसमें बलात्कार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
बलात्कार के अधिकतर मामले हमारे देश में फर्जी हैं। जो महिलाएं रेप का केस लगाती हैं, बाद में वो पैसा लेकर जो है केस को रफा दफा कर देती हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए किसी के ऊपर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, बलात्कार हो गया, पॉस्को हो गया। 90% भारत में बलात्कार या पॉस्को के मुकदमे झूठे होते हैं, ये आपको भी पता है। अब मालूम पड़ा जिस महिला ने केस लगाया है या उसके परिजन जो हैं, उसके फैमिली के लोग, वो आपसे कहते हैं कि भाई काम करो, 5 लाख दे दो, मामला रफा दफा करो। तो उसमें क्या होता है फिर कि आपको जज के सामने ये नहीं बोलना है कि मैं 5 लाख दे रहा हूँ, मामला रफा दफा कर रहा हूँ, ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते, ये तो क्राइम हो जाएगा। उसमें फिर उसमें जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब महिला कोर्ट में बयान देगी फर्स्ट टाइम तो वो आपके फेवर में बयान दे जाएगी। ठीक है भाई, पहले एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट पेश हुई, चार्जशीट पेश होने के बाद महिला के कोर्ट में बयान होते हैं। तो जब बयान होते हैं तो महिला जो है वो कोर्ट में जब जज के सामने बयान देगी, तो नॉर्मली जब महिलाएं जिनका सच में रेप हुआ रहता है वो जब बयान देती तो आपके खिलाफ देती हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आपका मामला जो है समझौता हो चुका है तो जो बयान देगी ना वो ठीक उल्टे बयान देगी, जो उसने एफआईआर में लिखवाया था ठीक उसका उल्टा बोलेगी, और आखिरी में 1-2 लाइन बोल देगी कि मैंने गुस्से में आके एफआईआर लिखवा दी, या फिर मैंने पुलिस के दबाव में एफआईआर लिखवा दी, ऐसी कुछ भी बातें बोल देगी। ठीक है, और जज वहीं पे समझ जाता है कि इनके बीच में अंडरग्राउंड समझौता हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से जज जो है आपको बरी कर देगा। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में कभी भी आप कोई एप्लीकेशन नहीं दे सकते कि हमारा समझौता हो गया, मामला ख़त्म कर दिया जाए, उसमें इसी तरीके से करना पड़ता है। अब मान लीजिए महिला के बयान हो चुके हैं, बयान उसने आपके खिलाफ दिए हैं, ठीक है, अभी तक कुछ भी समझौते का आप दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं है, केस आगे बढ़ रहा है, दूसरे लोग ही बयान हो चुके हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप में समझौता हो तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि जब महिला के क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना, वहाँ पर महिला मुकर जाए। ठीक है, जब महिला का क्रॉस एग्जामिनेशन, भाई पहले बयान होते हैं फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो जब महिला का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उस समय महिला जो है वो मुकर जाए, और वो मुकर जाएगी तो वहाँ पर भी आप जो है बरी हो जाएंगे। ठीक, एक केस में ऐसा ही कुछ हुआ था कि पहले बयान हुए थे, बयान में महिला और उसके साथ उसके फैमिली के 3 या 4 लोग थे, उन सब ने महिला के फेवर में ही बयान दिया था, और जो आरोपी है उसके खिलाफ ही बयान दिया था। बयान देने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा हुआ कि क्रॉस एग्जामिनेशन होने के पहले ही जो महिला थी उसके परिवार के लोगों ने आरोपी के परिवार से समझौता कर लिया था कि हम जो है बयान से मुकर जाएंगे, तो इतना लाख दे दो, मामला रफा दफा करो, क्योंकि बलात्कार जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो उस शख्स ने महिला के परिवार के जो 4 सदस्य थे उन सबको 50-50 हज़ार रुपये की रिश्वत दी, और महिला को अलग से 2 लाख रुपये दिए। ठीक है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 4 लाख समथिंग के आसपास अमाउंट उसने दिया। ठीक, अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन में महिला आई, वकील ने पूछना शुरू किया, तो उसने जो कुछ भी बोला था पहले वो उन सबसे मुकरती जा रही थी। वकील ने कहा कि क्या इसी ने आपका रेप किया था? तो महिला ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि यही था कि दूसरा था। ठीक है, वकील ने पूछा कि आप इसको कब से जानती हैं? तो महिला ने कहा मैं इसको नहीं जानती। मतलब सीधी सी बात है, उसका छूटना तय है। उसी तरीके से जो गवाह है, तो गवाहों ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से गवाह नहीं दिए, पुलिस ने लिख लिया था, हमने सिर्फ साइन कर दी थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था वो बरी हो गया। तो हालांकि जज साहब भी समझते हैं कि इनमें बाहर कोई समझौता हुआ है। ठीक है, और कई बार तो हम जज को कह भी देते हैं कि सर इनमें समझौता हो रहा है, तो हमारा निवेदन है कि मामले को ख़त्म कर दिया जाए। ओरली हम बोल देते हैं, जज भी जानते हैं, भाई जज भी इंसान ही है, तो वो बोल देते हैं, जज बोल देते हैं कि चलो ठीक है, काम करो, आप जो है गवाही करवा लो और बयान पलटवा लो बस। क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में इसी तरीके से जो है आप केस ख़त्म करवा सकते हैं।
कंपाउंडेबल ऑफेंस की तरह नॉन कंपाउंडेबल में कोई एप्लीकेशन लगा के आप उसको ख़त्म नहीं करवा सकते। कंपाउंडेबल ऑफेंस को तो आप लोक अदालत में भी ख़त्म करवा सकते हैं, आया समझ में, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल में यही तरीका चलना पड़ता है। अगर जज ये लिख दे कि दोनों में समझौता हो गया, ख़त्म कर रहा हूँ, जज की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि कानूनन वो जो है कंपाउंडेबल नहीं माना जाता। कोई बलात्कार का मामला हो गया, हत्या का मामला हो गया, कोई आतंकवाद का मैटर हो गया, डकैती का मामला हो गया, ठीक है, बड़े बड़े मामले जितने जो हीनियस क्राइम में आते हैं, आर्म्स एक्ट का मामला हो गया, बंदूक बंदूक जो चीज़ें किसी के घर से पकड़ाती हैं, ऐसे कोई भी मामले हो गए, तो ये वो मामले जिसमें कि कानून में लिखा है कि इसमें समझौता नहीं हो सकता, ऐसे मामलों को फिर कोर्ट में इसी तरीके से गवाहों को पलटकर, बयानों को पलटकर या क्रॉस एग्जामिनेशन में पलटकर ख़त्म किया जाता है, ठीक है, अन्यथा ये ख़त्म ऐसे नहीं होते। तो मेरे ख्याल से कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जो अपराध हैं, इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। उसके अलावा कई ऐसे क्राइम हैं जिनके अलग से एक्ट बने हुए हैं, जैसे आपका जो भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले आईपीसी कहते थे, एक तो वो हो गई। उसके अलावा कई अलग से भी एक्ट बने हुए हैं, जैसे कि एक्साइज यानी शराब का एक अलग एक्ट बना हुआ है, आर्म्स एक्ट जिसमें कि अगर घर में अवैध हथियार पाए जाते हैं आपके पास, उसका एक अलग एक्ट बना के रखा हुआ है, पॉस्को उसका एक अलग एक्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कई क्राइम है जिनको लेकर अलग एक्ट बने हुए हैं। नारकोटिक एनडीपीएस, इसको एक लेकर एक अलग एक्ट, पूरा एक कानून ही अलग बना कर रखा हुआ है। तो फिर इसमें कौन सी चीज़ कंपाउंडेबल है, कौन सी नहीं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? एक एट्रोसिटी एक्ट है जो हमारे SC/ST बंधुओं पर के हित के लिए बनाया गया कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि उनमें जो धाराएं हैं वो कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है? तो इसका आंसर ये है कि उन्हीं एक्ट में लिखा हुआ रहता है। आईपीसी में तो नहीं लिखा रहता, लेकिन वो अलग से एक्ट बनाए गए हैं, तो उनमें लिखा है कि ये धारा समझौता योग्य होगी, कंपाउंडेबल होगी, ये धारा समझौता योग्य नहीं होगी, ये नॉन कंपाउंडेबल होगी, ये उनमें लिखा रहता है। ये ऐसे मालूम पड़ता है, ठीक। अगर फैमिली मैटर की बात करें तो फैमिली मैटर में FIR एक ही चीज़ में होती है, वो है 498 और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। बट 498 भी कंपाउंडेबल नहीं है, जबकि उसमें 3 साल की सजा है, ठीक है। वो बट है, अगर आप पढ़ेंगे CRPC में देखेंगे या BNSS में देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ता है वो कंपाउंडेबल नहीं है। तो उसके बावजूद भी उसमें कुछ अलग अलग हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि इसको जो है कंपाउंडेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब फैमिली मैटर होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट देते हुए बताया कि ये धारा भी कम, इसमें समझौता अगर होता है तो मामले को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज कानून में उसको कंपाउंडेबल नहीं बनाया गया है, ठीक। तो मेरे ख्याल से हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।